नमस्कार, मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी भूगोल की कक्षा में। और आज हम पिछली कक्षाओं से आगे बढ़ते हुए जब हम भौतिक प्रदेशों को पूरा कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र किसी भी देश का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, भौगोलिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। अफवाह तंत्र में हम मुख्यतः नदियों को रखते हैं और इसके साथ साथ ही हम जो हमारे कमर्शियल पर्पज से जो बड़ी झीलें रहती हैं देश में, उसको भी हम अफवाह तंत्र में पढ़ लेते हैं। अफवाह तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे हम पहले कह चुके हैं। अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं। अफवाह तंत्र में दो चीजें हम एक इसमें नदियों के उद्गम से लेकर के उसके विकास, नदियों के उद्गम और उसके संपूर्ण विकास की प्रक्रिया, ये हम अफवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक टर्म और आती है अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो प्रतिरूप में हम साथ के साथ ये भी पढ़ते हैं कि नदियां किस तरह के जियोग्राफिकल और ज्यामितीय पैटर्न को, ज्योमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो कर रही है, कि नदी के जो बहने का जो स्वरूप है या जिस क्षेत्र से नदियां निकल रही हैं, तो वो जैसे रेडियल फॉर्म में है या लीनियर फॉर्म में है, रैखिक फॉर्म में है। ये अफवाह प्रतिरूप जो टर्म है वो देश नदियों में, या क्षमा करना, नदियों के बहने का जो ज्यामितीय प्रतिरूप है, जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, उसको ये अफवाह प्रतिरूप दिखाते हैं। हम बीए फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके विषय में भी आपको बताऊंगा, मुझे कमेंट में आप इसके बारे में बताएं। अभी हम जो पढ़ेंगे भारत के अफवाह तंत्र को हम पढ़ रहे हैं, तो इस पर ज्यादा चर्चा किए बिना हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अफवाह तंत्र, भारत का जो अफवाह तंत्र है, अगर हम भारत का अफवाह तंत्र की बात करें तो इसे हम दो रूपों में पढ़ते हैं। हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अलग अलग हम हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो हम पहले समझ चुके हैं। कुछ हिस्सा बहुत नवीन है, कुछ हिस्सा बहुत पुराना है। नवीन पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, बहुत प्राचीन पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। तो नदियां हमारे देश में बहुत अधिक संख्या में, छोटी छोटी नदियों तो बहुत सारी हैं, बड़ी नदियां भी हमारे देश में, कई दुनिया की जो बहुत फेमस नदियां हैं वो भी हमारे देश में हैं। अब हम जब हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत को अलग अलग पढ़ते हैं तो सबसे पहले इन नदियों में कुछ डिफरेंसेस है। इन दोनों जो भारत के ड्रेनेज पैटर्न से या ड्रेनेज सिस्टम से, हिमालय का ड्रेनेज सिस्टम और प्रायद्वीप का ड्रेनेज सिस्टम, इन दोनों में कुछ विशेष अंतर है जो अक्सर पूछे भी जाते हैं और इनकी बेसिक समझ भी हमको होनी चाहिए कि हमने किस आधार पर इन दोनों को डिवाइड किया है। तो अगर हम अंतर की बात करें तो हम इस तरीके से समझते हुए चले कि हिमालय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां जैसे गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, सतलज, सिंधु आदि, इनकी सबसे मुख्य विशेषता यह है कि ये नदियां वर्ष भर बहती हैं, सदा नीला, यानी कि पानी की मात्रा इनमें वर्ष भर बनी रहती है। और हमारी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां जो है ये वर्ष भर नहीं बहती, एक तरीके से ये ऋतुनिष्ठ नदियां होती हैं। ऋतुनिष्ठ से मतलब एक मौसम में इसमें पानी की मात्रा बढ़ती है, बाकी अन्य समय पानी की मात्रा घटती जाती है। जबकि अगर हम हिमालय अफवाह तंत्र की बात करें, सदा नीला तो है ही, साथ के साथ वर्ष में 2 बार पानी की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। सदा नीला क्यों? पहले तो इस कारण को समझ लेते हैं। हिमालय क्षेत्र से आ रही है, बड़े बड़े ग्लेशियर से, बर्फ के, और उन ग्लेशियर से जो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं तो इनको कंटिन्यूअसली पानी का फ्लो मिलता रहता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इनको ग्लेशियर से पानी मिल सके। इसके कारण वर्षा ऋतु के बाद जैसे जैसे जो मौसम है शुष्क होता जाएगा, वैसे वैसे पानी की मात्रा घटती जाएगी। इसमें केवल वर्ष में एक बार पानी की मात्रा बढ़ती है, और वो कब बढ़ती है? वर्षा ऋतु में या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय। यहाँ पर 2 बार हमारे हिमालय अफवाह तंत्र में, ये कई बार पूछा गया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हुआ चलूं। हिमालय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं उसमें 2 बार पानी की मात्रा बढ़ती है। एक तो वर्षा ऋतु में, इसके साथ ही वर्षा ऋतु से पहले जब ग्रीष्म ऋतु, जब तेज गर्मी पड़ती है, तो ग्लेशियरों के पिघलने की जो दर है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें,
ग्लेशियरों के पिघलने की जो दर है उसमें तेजी आ जाती है। जब ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो पानी का फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा। इसका प्रमुख उदाहरण जैसे अगर हम देख लें, हमारी गंगा नदी को देख लें, कोसी को देख लें, उनमें पानी का फ्लो वर्षा से पहले या ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मियां पड़ती है भयंकर, उस समय पानी का फ्लो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? वेल अंडरस्टूड है कि ग्लेशियर पिघलने की दर बढ़ जाती है, और पिघलने की दर बढ़ने से नदियों में पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सदा नीरा है और वर्ष में 2 बार पानी की मात्रा बढ़ती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें केवल एक ही बार वर्षा की मात्रा के ऊपर पानी की मात्रा बढ़ती है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो हम आईएएस में इससे संबंधित एक प्रश्न आया था कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें वर्ष में 2 बार पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण, जब हम मानसून पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से मुख्यतः वर्षा होती है, लेकिन लौटते हुए मानसून से जब वापस आता है, उत्तर पूर्वी मानसून जब लौट करके आता है, तो उससे जो हमारे तमिलनाडु का पूर्वी तट जो है, तमिलनाडु का पूर्वी और उत्तर पूर्वी तट जो है, इस पूरे हिस्से में बारिश होती है। और तमिलनाडु में बहने वाली प्रमुख नदी है हमारी कावेरी। हम देखेंगे इसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण रिवर है कावेरी। तो कावेरी के जो निचले बहाव क्षेत्र है, कावेरी का जो निचला फ्लो रीजन है, उसमें चूंकि आने वाले जो मानसून है लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास से हमारे सितंबर अक्टूबर के आसपास से वापस मानसून लौटता है, तो इस पूरे रीजन में लौटते मानसून से बारिश होती है। और कावेरी नदी एकमात्र ऐसी है दक्षिण भारत में जिसमें वर्ष में 2 बार पानी की मात्रा में वृद्धि होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आईएएस में इससे संबंधित एक बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपके ध्यान में ये बात होनी चाहिए, हमारी बेसिक नॉलेज भी इंप्रूव हो। कावेरी नदी में पानी की मात्रा 2 बार क्यों बढ़ती है? पहली बात तो एक तो वर्षा ऋतु के समय, और दूसरी बार जब लौटता हुआ मानसून वापिस आता है तो तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी और पूर्वी तट के आसपास वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, जिसके कारण क्या है, कावेरी नदी का जो निचला बहाव क्षेत्र है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम अगर बात करें, यहाँ पे मैं जो डिफरेंसेस हैं उनको वेल डिस्क्राइब करके आगे बढ़ना चाहूंगा ताकि चीजें समझ में आ जाए आपको। दूसरा डिफरेंस है द्रोणी का। नदी का कैचमेंट एरिया जो होता है, नदी कितने एरिया को प्रभावित कर रही है, उसका प्रभाव कितने क्षेत्र तक जा रहा है, साथ ही साथ उसके बाढ़ के समय उसका प्रभाव क्षेत्र कितना बढ़ जाता है, वो उसकी द्रोणी के अंतर्गत आता है। तो हिमालय क्षेत्र की जितनी भी नदियां हैं ये क्या है, विशाल द्रोणी का निर्माण करती हैं। इनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है, जबकि हमारे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इनकी जो द्रोणी होती है छोटी द्रोणी। विशाल द्रोणी होने का मतलब क्या है, वही सबसे मुख्य बात। हम अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, अफवाह तंत्र में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है मैं बताना उसको भूल गया हूं, ताकि हम उसको, अफवाह तंत्र जो होता है कितने 4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है हम उसका डिस्कस कर लें एक बार। अफवाह तंत्र 4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी क्षेत्र का। पहली बात, ढाल की मात्रा कैसी है। वैसे तो 4 कंटेंट है, लेकिन मैं आपको 2 ही बताऊंगा कि जो वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण है। ढाल की मात्रा पूरे अफवाह तंत्र के पैटर्न, जो अफवाह तंत्र फॉलो करता है ड्रेनेज पैटर्न, वो ढाल को फॉलो करता है। जिधर जिस क्षेत्र का ढाल होगा उधर ही नदियां बहेंगी। हालांकि हम देखेंगे नर्मदा और ताप्ती ढाल के विपरीत बहती है, क्यों? क्योंकि वो रिफ्ट वैली से बहती है। ढाल की मात्रा, और दूसरा है जल की मात्रा। जल की मात्रा और उसमें कितने समय तक जल रहता है। जैसे बारिश आई, बारिश के समय तो चूंकि जल इकट्ठा होकर के आता है तो सब जगह सभी नदियों में लगभग रहता ही है, लेकिन बारिश के बाद उसमें पानी का बहाव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जल की मात्रा के ऊपर। तीसरा कंपोनेंट इसका जो है वो बहाव की मात्रा है, लेकिन अगर हम समझते हुए चलेंगे तो हम ये देखेंगे कि बहाव की मात्रा भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जल की मात्रा की। तो हमने जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस पूरे पैटर्न को डिसाइड करते हैं, जो बहुत
प्रभावी कारक हैं वो हमने देखे। यहाँ अगर हम द्रोणी की बात करें तो इनकी द्रोणी विशाल क्यों है? पहली बात तो पानी की मात्रा हिमालयी नदियों में ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो बहाव क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा यहाँ का जो रिवर सिस्टम है पूरा अपना हिमालय वाला जो है, यहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती जाती है, तो नदियों की जो द्रोणी है ऑटोमेटिकली पानी की मात्रा बढ़ जाती है सहायक नदियों की ज़्यादा होने से, और विशाल द्रोणी का निर्माण करती है। जबकि दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे, पहली बात तो पानी की मात्रा कम है, इसके साथ ही नदियों की जो मुख्य नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनकी मात्रा भी कम है, और अगर कोई सहायक नदियां हैं भी तो उनमें पानी की मात्रा इतनी नहीं होती कि वो बड़ी मात्रा में अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर सके इन नदियों को, जिसके कारण क्या है इनकी द्रोणी छोटी रह जाती है। तीसरा ये है कि अपने सोर्स स्थल और सागर के बीच की जो दूरी है, यानी कि जहां से इनका उद्गम हो रहा है और जहां इनको मिलना है सागर में, तो हिमालय और सागर के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है, जिसके कारण क्या है जो हिमालयी अफवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं, या हिमालय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं सागर में कम गिरती हैं, सागर में नहीं गिरती। अधिकांश नदियां जो है इसमें अधिकतर जो नदियां हैं किसी न किसी बड़ी नदी की सहायक नदी है, अधिकतर नदियां जो हैं किसी न किसी बड़ी नदी की सहायक नदी है। जबकि दक्षिण भारत में ऐसा है कि अधिकांश नदियां जो है, एक तो ढाल तीव्र है हमारे प्रायद्वीपीय भारत का, दक्षिण पूर्व की ओर जो ढाल है वो मैदानी प्रदेश की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या है नदियों में ढाल के कारण अधिकांश नदियां जो हैं सागर में जाकर के विलीन हो जाती हैं। जबकि हिमालय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं बहुत लंबी दूरी इनको तय करनी होती है, किसी न किसी नदी में जाकर के, जो छोटी नदियां हैं वो किसी न किसी बड़ी नदी में जाकर के मिलती है, फिर उसके माध्यम से उसका जल सागर तक पहुंचता है। ये कारण मेरे हिसाब से आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। तीसरी बात जो है इसमें, तीसरी बात यह है इसमें महत्वपूर्ण कि ये हिमालय अफवाह तंत्र की जो नदियां मैदानी क्षेत्र से बहती हैं, और मैदानी क्षेत्र से बहेंगी। दूसरा कारण ये कि हम देख चुके पानी की मात्रा बहुत है, तो पानी की मात्रा भी है, मैदानी क्षेत्र से भी बह रही है, जिसके कारण क्या होगा कि इनका जो मैदानी क्षेत्र होता है इन नदियों का, प्रत्येक का नहीं लेकिन जो बड़ी नदियां हैं हिमालय अफवाह तंत्र की वो नौगम्य होती है, आसानी से बोटिंग वगैरह। और जब हम पढ़ेंगे हमारे आंतरिक जो जल मार्ग है भारत के, उनमें हम देखेंगे कि किस तरीके से नदियों का ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और किसी भी देश में अगर इनलैंड वाटरवेज हो, आंतरिक जल मार्ग हो, तो वो देश की इकोनॉमी में किस प्रकार से सहायक हो जाते हैं। ये हम कई उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन जब हम इकोनॉमिक परिदृश्य हमारे देश का पढ़ेंगे तब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैदानी क्षेत्र से जाने के कारण हमारे हिमालय अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो नौगम्य होती है, जबकि हमारा प्रायद्वीपीय जो रीजन है हम देख चुके हैं पठारी क्षेत्र पूरा चट्टानी क्षेत्र है, और इसके कारण ये जो नदियां हैं जलप्रपात बनाती हुई ऊबड़ खाबड़ जगहों से बहती है, जिसके कारण अगर डेल्टाई क्षेत्रों को छोड़ दें, इन नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र है उनको यदि हम छोड़ दें, तो उसके अलावा अपने अधिकांश मार्ग में नदियां नौगम्य नहीं रहती। यहाँ की जो नदियां हैं भुरभुरे मैदानी क्षेत्रों से बहती है, मिट्टी की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जब मिट्टी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो जब नदी अपने साथ बहेगी तो अवसाद बड़ी मात्रा में लेगी, और अवसाद जब बड़ी मात्रा में लेगी तो पानी की जो बहने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करेगी, और अवरोध पैदा करने से क्या होता है, इनके मार्ग में बार बार अवरोध पैदा होने से कई बार गोखुर झीलों का निर्माण हो जाता है। हम देखेंगे जब हम गंगा नदी को पढ़ेंगे तो गोखुर झीलें क्या होती है, मार्ग में अवरोध पैदा करती हुई चलती हैं, गोखुर झीलों का निर्माण करती है और अपना मार्ग भी ये बदलती रहती है। कोसी नदी हमने देखा इसके लिए विख्यात है, कुख्यात है। विख्यात अच्छी चीजों के लिए होता है, कुख्यात बुरी चीजों के लिए होता है। जबकि हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां क्योंकि अवसाद की चट्टानी क्षेत्रों से बह रही हैं, तो अवसाद की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है, जिसके कारण ये नदियां अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती और गोखुर झीलों का भी निर्माण नहीं करती। जबकि इनके स्थान पर ये जो नदियां हैं जलप्रपात वगैरह, जलप्रपात का निर्माण ये नदियां करती है, जो किसमें सारे अधिकांश नदियां जो है कहीं हमारे दक्षिण भारत की जलप्रपात का निर्माण करती है, जो हाइडल पावर जो जल विद्युत ऊर्जा है उसके निर्माण में ये सहायक होती है। ये कुछ बातें हैं जो समझाने का प्रयास हमने किया है और उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी।
ये कुछ महत्वपूर्ण इनके बीच में अंतर है। द्रोणी को लेकर के, इनके अफवाह तंत्र को लेकर के जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने आपको समझाने का प्रयास अवश्य किया है। इससे सीधा सीधा प्रश्न आता है, कई बार हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी इसको दिया हुआ है, तो सीधा प्रश्न इससे पूछ लेते हैं कि हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की नदियों में मुख्य कारण स्पष्ट कीजिए, मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करें, अगले जो वीडियो रहेगा हमारा वो हम देखेंगे कि हिमालय अफवाह तंत्र को हम पढ़ना शुरू करेंगे और हम इसका एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। हिमालयी अफवाह तंत्र को हम 3 मुख्य नदियों के रूप में बांट करके पढ़ते हैं, ताकि हम आगे जो हमारा वीडियो सीधा हम शुरू कर सकें। तो वो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। हिमालय अफवाह तंत्र की, हिमालयी अफवाह तंत्र, इसको हम 3 तरीके से बांट करके पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हम पढ़ना शुरू करेंगे सिंधु से, उसके बाद गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।